हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गवर्नमेंट बजट वैसे तो बहुत ही छोटा चैप्टर है और एग्ज़ाम में इसकी वेटेज लगभग 6 नंबर की ही रहती है। अब इसके गवर्नमेंट बजट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सीबीएसई जब पूछता है तो वो एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का जनरली नहीं पूछता। अगर मैं आपको बताऊं पैटर्न सीबीएसई के इसके क्वेश्चन पूछने का, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें 2 पार्ट्स बना देता है 3 नंबर ईच के, या फिर वो आपसे छोटे छोटे 2 पार्ट्स ही पूछता है 3 नंबर ईच के। तो जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का ही आता है। अब उसके होते 2 पार्ट्स हैं ताकि टोटल वेटेज चैप्टर की 6 नंबर की बन जाती है। अब इसमें अच्छी बात ये होती है कि एक क्वेश्चन कई बार ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है या एप्लीकेशन बेस्ड है, और एक क्वेश्चन इसमें कई बार प्रैक्टिकल भी बन जाता है। तो आज के जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपके साथ, बस आप एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छे से करके जाना, इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेसिकली ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह से दे रखा है सो दैट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने 2 क्वेश्चन केस बेस्ड डाले हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे कभी कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें कुछ एक ऑलरेडी केस बनाकर या कुछ क्वेश्चन पहले से कहानी देता है, तो अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें लिखा है जो बजट एक्सपेंडिचर होते हैं यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। कह रहा है एक प्लान्ड और एक नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं? क्योंकि ये किसी भी देश के, या अगर इंडिया की बात करें तो उसका एक फिजिकल डिसिप्लिन शो करते हैं। अब नाम से वैसे क्लियर हो रहा है प्लान्ड का मतलब क्या और नॉन प्लान्ड का मतलब क्या, तो देखो आपको मीनिंग पता होना चाहिए हल्का हल्का सा, वो वैसे यहाँ पर दे रखा है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं उसके तहत, स्पेसिफिक प्लान के तहत जो भी हम डेवलपमेंट करने का सोचते हैं, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक मदद करने का सोचती हैं, जिसमें हर तरह के खर्चे रेवेन्यू वाले भी और कैपिटल वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो तो होते हैं प्लान्ड खर्चे। लेकिन नॉन प्लान्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? नॉन प्लान्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमें कुछ खर्चा करना है जो प्लान्ड नहीं है, यानी कि जो हमने पहले नहीं सोचा था। अब बहुत से खर्चे सरकार को ऐसे करने पड़ जाते हैं जो उन्होंने पहले नहीं प्लान में सोच रखे, लेकिन अचानक से करने पड़ते हैं, या तो किसी भी तरह के डेवलपमेंट के खर्चे हो सकते हैं, किसी भी तरह के रूटीन के खर्चे हो सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी खर्चा जो प्लान्ड खर्चा नहीं है उसको हम बोल देते हैं नॉन प्लान्ड, ठीक है ना। तो उसने एक छोटी सी हमको कहानी दे रखी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे छोटे से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। जैसे एक पूछ रहा है बैलेंस्ड बजट डैश द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बैलेंस बजट जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को क्या करता है ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये एक जेनरिक क्वेश्चन है कि अगर बजट बैलेंस्ड होगा, अब बैलेंस बजट का मीनिंग हमें वैसे बेसिकली खुद ही पता होना चाहिए। बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि सरकार जो खर्चे कर रही है या एक्सपेक्ट कर रही है और सरकार के जो रेवेन्यू है वो लगभग बराबर ही हैं, है ना, खर्चे ज़्यादा नहीं है, सिंपल भाषा में ये। तो ये क्या करेगा, तो इसमें हमारा एक कह रहा है एडमिट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफर्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डज नॉट एडमिट या डज नॉट ऑफर। तो एडमिट तो है नहीं, इसमें जो सबसे एप्ट आंसर अपना बनेगा वो है कि इट ऑफर्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है, कौन ऑफर करता है, बैलेंस्ड बजट करता है। क्योंकि बैलेंस्ड बजट होने का मतलब ये है कि सरकार का एक फिस्कल डिसिप्लिन है, और फिस्कल डिसिप्लिन होने का मतलब है कि सरकार एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएगी। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ। अब जो सरकार लॉ और ऑर्डर पर खर्चे करती है, तो देखो इसे क्या मानते हैं, तो ये जो खर्चा होता है जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर करती है ये कभी भी प्लान नहीं होता, क्योंकि प्लान खर्चे तो वो होते हैं जो सरकार किस तरह के करती है, या तो रोड्स की कंस्ट्रक्शन या ब्रिजेस या हॉस्पिटल, या फिर वो अपना मदद देती है स्टेट्स को जिनको वो अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर सोच के चलती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये जो खर्चे होते हैं ये हमेशा कंसिडर करे जाते हैं कौन से, एक नॉन प्लान खर्चे, है ना। तो ये नॉलेज के लिए बस छोटा सा क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए। इसी तरह एक और टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह से एक जानकारी दे देता है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ आइटम्स दे रखे हैं और उनके बजट एक्सपेंडिचर दे रखे हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि कौन सी चीज़ कितने % है ना।
तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है, नेट टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स है, नॉन डेट रिसिप्ट्स हैं, टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो बढ़िया बढ़िया 8 आइटम्स हैं और 9 है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कह रहा है फिस्कल डेफिसिट निकालो। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर है ना, जो भी सरकार करती है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। लेकिन टोटल रिसिप्ट्स में हम क्या नहीं लेते, हम बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करते, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो इसमें से देख सकते हो आपकी अगर आपके पास कुछ है या नहीं। तो नीचे के ही 2 आइटम्स देखने से मुझे मिल गया, देखो आपको एक दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक उसी के ऊपर दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो इन दोनों को जोड़ के वैसे उसने हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे भी रखा है, नहीं तो आप जोड़ भी सकते हो। तो टोटल एक्सपेंडिचर यही आएगा 30.42। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो अपने पास आ गया 30.42, है ना। अब हमें देखनी है कि हमारी टोटल रिसिप्ट्स क्या होंगी और टोटल रिसिप्ट्स में हमें बोरोइंग को नहीं लेना। तो अब देखो टोटल रिसिप्ट्स के लिए हम ऊपर चलते हैं कि हाँ कहाँ है हमारी टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल रिसिप्ट्स में उसने हमको दे रखी हैं, एक तो दे रखी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसके बाद हमको दे रखी है टैक्स रिसिप्ट्स, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स मतलब जो हमें टैक्स रिसीव हो रहा है, एक दे रखी है हमको नेट टैक्स रिसिप्ट्स। तो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स और नेट टैक्स रिसिप्ट्स में से हमारे काम की जो होती है वो नेट टैक्स रिसिप्ट्स होती है, क्योंकि सरकार को तो फाइनली जो मिला वो नेट टैक्स रिसिप्ट्स मिलते हैं, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो एम ही बेकार है। उसके बाद हमको दे रखे हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। तो अब देखो टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, अगर आपको याद हो आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा होगा, तो टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स दोनों को अगर आप जोड़ लोगे तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बराबर ही वो वैसे भी आएगा और वैसे भी दे भी रखा है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये हो गए। उसके बाद 5th में दे रखा है आपको नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब ये होता है कि ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं लेकिन नॉन डेट वाली। नॉन डेट वाली का मतलब होता है कि इसमें उन्होंने बोरोइंग्स को नहीं ले रखा, तो इसमें ऑलरेडी बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और फिर दे रखे हैं नॉन डेट रिसिप्ट्स। अब ये टोटल रिसिप्ट्स होंगे नॉन डेट रिसिप्ट्स, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गए और कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गए। तो अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे रखा है 20.21 और कैपिटल रिसिप्ट्स है 2.25, उन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। हालांकि इसका हमारा कोई एज सच यूज़ नहीं है, लेकिन ठीक है ये भी एक टर्म दे रखी है। अब हमें लेने हैं टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे टोटल रिसिप्ट्स जो हैं वो यही हैं और इसमें बोरोइंग इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी 22.46 जो है वो हमारे टोटल रिसिप्ट्स हैं और इसमें हमने बोरोइंग ले नहीं रखी, क्योंकि ये 22.46 क्या क्या मिलाकर आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट मिलाकर आ रहा है और साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को मिलाकर आ रहा है। तो हमने बोरोइंग इसमें नहीं ले रखी। तो टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपकी हैं 22.46। तो आप 22.46 माइनस कर दो 30.42 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो आप करके देख लो कि क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आ जाएगा 7.96। तो दिस इज़ योर फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू, है ना। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी में दे रखा है देखो एक और, इफ़ प्राइमरी डेफिसिट इज़ 0.88, प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है 0.88, तो इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी। तो ये सिंपल है, इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला होता है, या पहले प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला बन गया फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है आपका जो ऊपर निकला 7.96 और प्राइमरी डेफिसिट उसने दे रखा है 0.88। तो 7.96 माइनस 0.88 कर लो आप, क्या आंसर आ जाएगा 7.08। तो इसका मतलब हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं 7.08। तो ये भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिक फॉर्म में। चलो
अब एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 3 नंबर का, ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह का। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए गवर्नमेंट बजट फाइंड रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट बजट में ना 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं, तो आपको बस तीनों के फॉर्मूले और एप्लीकेशन आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज़ ये है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए तीनों तरह के डेफिसिट्स के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू डेफिसिट पकड़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का बेसिक फार्मूला होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट बताता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट है 70। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट तो सीधा सीधा आ जाएगा 30। तो ये तो सिंपल हो गया। दूसरा हमसे पूछ रहा है फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट अगेन अभी ऊपर हमने भी करा था, फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यहाँ पर देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमको प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, ये है 120, तो ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। फिर नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हैं 80। तो कुल मिलाकर हमारे एक्सपेंडिचर हो गए 200 रुपये के कैपिटल वाले, है ना, ऐसा लिख लो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 200। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमारा 100 है ही, ये भी दे रखा है। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर लिखूं तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 200 + 100 यानी 300 हो गया। अब हमें टोटल रिसिप्ट्स देखनी है कितनी है, लेकिन बोरोइंग के अलावा। तो देखो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट तो दे ही रखी थी 70, और फिर हमको दे रखा है कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग, का मतलब होता है बिना बोरोइंग के, यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो इन्होंने बोरोइंग ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रखी है कैपिटल रिसिप्ट्स में से, वो है 80। तो हमारी टोटल रिसिप्ट्स बन गई बिना बोरोइंग के 150। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो 300 - 150, तो फिजिकल डेफिसिट आ गया 150। और तीसरा हमको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट जो आपका निकला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमको लास्ट में दे रखा है 30 रुपये का, तो 150 - 30 रुपये कर दोगे तो कितना आ गया प्राइमरी डेफिसिट 120। तो ये क्वेश्चन देने का बस सिंपल ये पर्पज़ है कि आपको तीनों तरह के डेफिसिट का एप्लीकेशन आना चाहिए, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और डाला है मैंने, ये एग्जाम में आया था। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, जिसमें एक में न्यूमेरिकल पूछ लिया और एक में आपसे गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। तो देखो गवर्नमेंट बजट के वैसे ना ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपकी एक तरह से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया है, ये एग्जाम में पूछा था। तो पहले थ्योरी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इलैबोरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखो गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, हमेशा ध्यान रखो। इसमें जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आए गवर्नमेंट बजट का, तो इसमें 2 पॉइंट्स लिखो कि देखो कभी कभी क्या होता है, डिमांड ज़्यादा रहती है सप्लाई से और कभी कभी डिमांड कम रहती है सप्लाई से, यानी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो सकती है। अब एक्सेस डिमांड होता है अगर, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो बस आपको ये बताना है कि अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होगा तो ऐसे में गवर्नमेंट जो होती है वो अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास पैसे कम रहें, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जो होते हैं सब्सिडीज़ वगैरह वो कम कर देती है ताकि अल्टीमेटली लोगों तक पैसा कम रहे, कम पहुँचे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे। तो 2 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर दोगे। बाकी न्यूमेरिकल जो है इसका, उसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्राइमरी डेफिसिट निकालो। तो प्राइमरी डेफिसिट आप कभी भी डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, पहले आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना पड़ेगा और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट हमको 20 दे रखे हैं, वो तो चलो ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट अगेन कैसे निकलेगा, तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो अगर पहले मैं टोटल एक्सपेंडिचर देखूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 220 और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, लेकिन ना यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है। तो अब एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है फिजिकल डेफिसिट का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। वो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो हमको 40 दे रखा है
और कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 दे रखा है, इन दोनों को तो जोड़ लेते हैं। और जो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो देखो उसकी लैंग्वेज है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब होता है कि ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स बिना बोरोइंग के ही दे रखी है, तो इसको माइनस कर देते हैं 190 को। तो 220 प्लस 40 यानी 260, 260 माइनस 190 यानी कि 70। तो फिस्कल डेफिसिट आ गया 70, तो 70 माइनस 20 क्या आ गया प्राइमरी डेफिसिट का आंसर 50 करोड़। तो ये हो गया हमारा एक PYQ क्वेश्चन। चलो अब जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछ रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट और बी फिस्कल डेफिसिट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये एक PYQ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फिगर बदल के आ सकता है। अब आपके लिए भी आसान है, आप फटाफट कर सकते हो। रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको दे रखा है सीधा सीधा 3700, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा एक तो देखो टैक्स रेवेन्यू आ जाता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ 1200 और 2000, तो ये मतलब मेरा हो गया 3200 का रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 3700 माइनस 3200 इज इक्वल टू 500 करोड़, तो मेरा आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा हमको निकालना है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, अगेन सेम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन बोरोइंग नहीं लेना। अब टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा और 5वें नंबर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ लो तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर तो मिल जाएगा 4200। लेकिन हमें अब टोटल रिसिप्ट इसमें से हटानी है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अब रिसिप्ट कौन कौन सी हैं अगर हम देखें तो टिक लगा रहा हूँ एक ग्रीन कलर से। टैक्स रेवेन्यू एक रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी एक रिसिप्ट है, रिकवरी ऑफ लोन ये भी एक रिसिप्ट है, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट ये भी एक रिसिप्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ये भी एक रिसिप्ट ही है वैसे तो। अब रिसिप्ट्स में हमको लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो हम टोटल रिसिप्ट्स लेते हैं उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स को हमें नहीं लेना। तो एक बार सारे रिसिप्ट्स जोड़ लेते हैं कि सारे रिसिप्ट्स जोड़कर कितना आएगा। तो सर हमारा टैक्स रेवेन्यू तो था 1200 का, ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू था 2000 का। तो इन दोनों को जोड़कर एक तरह से मेरा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट तो बन गया, ठीक है ना। अब जो आपको ये इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो एक तरह से हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होता है, तो आप इसको अलग से मत जोड़ना, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा हो गया, तो उसमें अब इंटरेस्ट पेमेंट अलग से मत जोड़ो। बाकी हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये भी ले लेते हैं 120 का। और इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट होता है 145 का, ये भी ले लेते हैं। बोरोइंग इसमें है ही नहीं कहीं, तो कोई टेंशन नहीं। तो ये हरे रंग की फिगर्स हमारी टोटल रिसिप्ट्स बन गई। तो कितनी हो गई टोटल रिसिप्ट्स अगर आप जोड़ लोगे तो 3200, 3465। तो 4200 माइनस 3465 कर लोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट का सही आंसर आ जाएगा। और आपको पता है वो सही आंसर क्या है, सही आंसर है 735, 735 करोड़ इज योर फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। चलो, तो ये था क्वेश्चन जो हमसे PYQ में पूछ रखा था। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस वैरायटी के आते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है जिसमें हमसे हमेशा क्लासीफाई करने के लिए बोला जाता है, जैसे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, जैसे इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में कैटेगराइज करना है। तो एग्जाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी का भी कैटेगराइजेशन आ सकता है। हमको बस ये ध्यान रखना है कि सबका रीज़न सही लिखना है। अगर कोई चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट है तो हमें रीज़न में ये लिखना पड़ेगा बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। और अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो फिर हमें इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो लाइबिलिटी बढ़ा रहा होगा या एसेट कम कर रहा होगा। तो देखते हैं जैसे क्या क्या है। 4 आइटम्स हैं।
पहला है रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन हम कहते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है और इसका रीज़न ये लिखना है बिकॉज, है ना। ये क्यों कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, एसेट कम कर रहा है। तो ये रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट रिड्यूसेस आवर एसेट। दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, सरकार को टैक्स मिलता है, तो ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का रीज़न जो होता है वो एक लंबा स्टेटमेंट होता है कि इट नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, यानी कि सरल भाषा में ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है इससे, ना एसेट कम हो रहा है, इसीलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सरकार को डिविडेंड मिल गया अपने किसी इन्वेस्टमेंट पर, तो ये भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और रीज़न सेम ही हो जाएगा। और चौथा है सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार अपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बेच देती है, तो ये हम जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, तो ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। और हम कहेंगे रीज़न कि इसमें सरकार का एसेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो रीज़न इज बिकॉज देयर इज रिडक्शन इन एसेट। ठीक है, तो ये हमको इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पता होना चाहिए। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। ये एक केस बेस्ड न्यूमेरिक आप कह सकते हो होता है, तो थोड़ी सी कहानी होती है और थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करवा सकता है कैलकुलेट या पूछ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो लिखा है, रीड द गिवन हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज बजट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंडिया प्लान टू बोरो $100 का बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक to finance the fiscal deficit. It is expected to increase tax collection by 5%. डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर वो भी बढ़ गया है, प्लान एलोकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन वो भी बढ़ गया है। तो पहला तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, मेंशन एनी टू इम्प्लीकेशन। देखो इस चैप्टर में एक चीज़ अच्छे से करके जाना, तीनों तरह के डेफिसिट और उनके इम्प्लीकेशन, है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो फिस्कल डेफिसिट और उसका इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, तो किसी भी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन पूछ सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है वो तो आप बता ही दोगे कि भाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है बेसिकली वो सिग्निफाई करता है। अब इसके टू इम्प्लीकेशंस पूछ रहे कि भाई ये क्या दिखाता है, तो आप कह सकते हो कि ये इकनॉमी में ये दिखाता है कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि सरकार अपने डे टू डे जो खर्चे कर रही है शायद वो ज़्यादा कर रही है, इसीलिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि ये दिखाता है कि इकनॉमी में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और शायद इस वजह से इकनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये भी एक तरह से फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन है। तो आप कोई भी दो इम्प्लीकेशन इसमें लिख सकते हो अपने हिसाब से। दूसरा पूछ रहा है हाउ वी एज अ गुड सिटीजन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। अब पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम यही कर सकते हैं कि भाई हम अपनी स्पेंडिंग्स जो है वो थोड़ा सा अगर कम कर देंगे या डिमांड अपनी कम रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन या जो बढ़ रहा है वो सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। और एक पॉइंट और भी ये बता सकते हैं चाहो तो कि हम अपना टैक्सेस जो है अगर वो टाइम से पे कर देंगे सरकार को तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू टाइम से मिलता रहेगा, अच्छा मिल जाएगा और सरकार की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो एज ए गुड सिटीज़न आपको अपने टैक्सेस को समय पर पे करना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट सजेशन है इनफैक्ट। तो आप एग्जाम में अगर एक ही सजेशन पूछे तो ये टैक्सेस वाले ही लिखना, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा कह रहा है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज सोशल वेलफेयर, आइडेंटिफाई 2 खर्चे विच विल लीड टू सोशल वेलफेयर। अब समाज की भलाई के लिए सरकार कौन से 2 खर्चे कर रही है, कह रहा है वो आइडेंटिफाई करके बताओ। तो वो हमने ऊपर ही अंडरलाइन कर लिए थे, ग्रीन कलर कर देता हूँ। एक तो मुझे सोशल सेक्टर वाला खर्चा दिख गया था, है ना, और एक सरकार ये एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन पर खर्चा कर रही थी। तो ये दोनों खर्चे आप बोल देना कि भाई देखो ये दोनों सामाजिक वेलफेयर के लिए सरकार खर्चा कर रही है, वो हमें ऊपर दिखा गया। और फोर्थ में कह रहा है वेदर द बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो कितना चालू है, पूछ रहा है अब क्लासीफाई करो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो आप कहोगे कि भाई बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक जो है वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। तो इट इज़ नीदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा क्वेश्चन में, वो पूछना शायद रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट चाहता होगा,
तो उस केस में भी मतलब आप श्योर रहना कि एक तरह से बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है ना। और इसका रीज़न वही, इट इंक्रीजेज लाइबिलिटी, बस। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। उसके बाद देखो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें प्राइमरी डेफिसिट पूछा है और उसके इम्प्लीकेशंस पूछे। तो प्राइमरी डेफिसिट मेनली ये याद रखो कि अगर पूछे डेफिनेशन क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट में आप बताना कि ये फिस्कल डेफिसिट है रिड्यूसिंग या बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना। बाकी इसकी इम्प्लीकेशन वैसे तो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके कोई भी 2 इम्प्लीकेशन लिख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट के। एक तो ये कि सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये वो दर्शाता है ताकि सरकार अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट्स को कर सके, और दूसरा आप ये बोल सकते हो कि सरकार जो है ये इसका मतलब अपना फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रही, तो ये भी दर्शाता है। तो अगर ज़्यादा है प्राइमरी डेफिसिट तो इसका मतलब सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन उतना अच्छा नहीं है। सरकार की पुरानी बोरोइंग्स इसका मतलब ज़्यादा रही होंगी, तभी हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, और ये इम्प्लीकेशन आप बता सकते हो। उसके बाद है 11th में, स्टेट द मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के तरीके बताओ, मेजर बताओ। तो इसमें 2 मेजर बताने हैं आपको मेनली। सरकार रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कम करेगी, एक तो अपना रेवेन्यू बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, और दूसरा जो अपने खर्चे हैं सब्सिडी वगैरह वो सब खर्चे थोड़ा सा कम कर देगी। तो इस तरह से सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो इसमें 2 मेजर लिखने मेनली, तो अपनी रेवेन्यू बढ़ा दे और अपने खर्चे कम कर ले, है ना। बाकी डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है ताकि थोड़ा सा पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, और अपना जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो काम नहीं कर रहे उन्हें बेच देती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सप्लेन। कह रहे क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है बिना रेवेन्यू डेफिसिट के। तो पहले तो आपको लिखना है आंसर यस, ये बात याद रखनी है कि हाँ हो सकता है। उसका रीज़न है, रेवेन्यू डेफिसिट में हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेते हैं। अब हो सकता है मान लो किसी देश के रेवेन्यू खर्चे हों 100 और रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा हो जाएं, तो इसका मतलब तो इस देश में कोई भी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है ना। लेकिन दैट डजंट मीन कि इस देश का फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता। रीज़न, फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो थोड़ी सी अलग पिक्चर दिखाता है। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो तो सरकार की बोरोइंग सिग्निफाई करता है। अब हो सकता है सरकार की बोरोइंग्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उस केस में फिस्कल डेफिसिट तो डेफिनेटली होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो फिस्कल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो कोई भी देश जिसका रेवेन्यू डेफिसिट ना हो उसका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। तो हम लिखेंगे यस, और यही बात आप समझा दोगे कि भाई देखो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अलग है ये अलग है, उसमें रेवेन्यू आइटम है और ये तो बोरिंग सिग्निफाई कर रहा है, तो हो सकता है। और उसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन डाला है, ये मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाला है ना। तो इसमें लिखा है स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली। तो आपको एक पिक्चर दे रखी है, थोड़ी सी आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें सरकार के ना टैक्स के कलेक्शन के वो कुछ ब्रेकअप से दे रखे हैं कि इनकम टैक्स से 20%, कॉरपोरेट टैक्स से 3%, सेल्स टैक्स से 34%, फाइन 6%, प्रॉपर्टी टैक्स 35%, मोटर लाइसेंस फीस से 2%। तो मैं तो समझ गया कि मतलब ये टैक्स लेकर और कुछ नॉन टैक्स लेकर सरकार रेवेन्यू कमा रही है, वो दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमन नॉलेज एंड पिक्चर, कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन द पिक्चर इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट कौन कौन से हैं, जिन जिन में टैक्स लिखा है 4 थे। एक तो कॉरपोरेट टैक्स, एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स और एक प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये तो हो गए टैक्स रिसिप्ट्स। और नॉन टैक्स हरे रंग वाले, एक फाइन्स और एक मोटर एंड व्हीकल लाइसेंस फी। तो वेरी इजी। और दूसरा ऐसे ही पूछ रहा है गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वाले गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो आप इसमें बस यही पॉइंट बताओगे कि भाई सरकार का बजट में यही ऑब्जेक्टिव होता है कि रिच और पुअर का जो गैप है
उसको कम करे, और उस गैप को कम करने के लिए सरकार पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए उनकी एजुकेशन पर और हेल्थ पर खर्चा करती है। तो इसीलिए सरकार का मोटिव होता है कि भाई जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो अपने लिए एजुकेशन या हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार खर्चे करती है, सो दैट ये जो अमीर गरीब का भेदभाव है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। बाकी इस पॉलिसी में हम ये भी बता सकते हैं कि सरकार रिच सेक्शन पर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स भी चार्ज करती है ताकि इस इनइक्वालिटी को और कम किया जा सके। ठीक है, बस तो ये बताना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इट इज़ अ स्मॉल चैप्टर, बट इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस क्वेश्चंस की कहानी में इतना ही करना था। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है।